हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर इंडियन पॉलिटी का, जो है 5 टाइप ऑफ रिट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। ठीक है। आर्टिकल 32 जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमको रिट के अधिकार मिलते हैं, और आर्टिकल 226 से जब हम कहते हैं तो तब हमारा सुप्रीम कोर्ट की बात आती है। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं। तो आप यहाँ पे देखना कि 5 टाइप की रिट्स होती हैं। अब ये रिट्स हैं क्या क्या, शॉर्ट टर्म में समझने के लिए आपको इस पिक्चर से आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो आता है वो आता है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस का कहने का मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ। अभी इसके अंदर की डिटेल जो होंगी मैं तुमको अभी सब बताते रहूँगा। अभी इतना आप समझो कि शॉर्ट शॉर्ट टर्म में याद करने के लिए टू हैव अ बॉडी ऑफ, बॉडी होनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है मैंडमस। मैंडमस कहता है वी कमांड। फिर आता है थर्ड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कहता है टू फॉरबिड। और चौथा आता है आपका सेटियोरेरी। सेटियोरेरी का क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म्ड, ये याद रखना। और जो लास्ट आपका आता है वो आता है क्यों वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो आप ये सारे पांचों एक बार देख लो। इसके बाद जब हम इनको डीपली अगर नीचे लेक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, नीचे स्लाइड में इसको देखेंगे, और उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को जब दोबारा देखोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो चुकी होंगी। अब आते हैं वन बाय वन इन चीज़ों को पकड़ के बात करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 32 के अंदर जब हम रिट की बात करते हैं तो 5 टाइप की रिट होती हैं। 5 रिट में से सबसे पहली रिट कौन सी थी, हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या है देखो, आप सबसे पहले डायग्राम से समझो। डायग्राम में क्या कह रहे हैं, मुजरिम का शरीर पेश करो, उसकी आत्मा नहीं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जैसे कोई भी कोर्ट होता है वो क्या करता है, वो कहता है कि मुजरिम को पेश करो। ठीक है। तो कोर्ट इशू एन ऑर्डर, कोर्ट इशू कर रहा है ऑर्डर। और नीचे देखो पुलिस वाला बना रखा है, और नीचे वकील बना रखे हैं हमारे सनी देओल। उसमें लिखा है द पुलिस मस्ट प्रोड्यूस द डिटेनी इन द कोर्ट। तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा, मुजरिम को कोर्ट में लाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मीनिंग में समझो, टू हैव अ बॉडी ऑफ। अभी तक यहाँ पे पुलिस बॉडी नहीं दिखा दी, अब क्या है, रिट के द्वारा क्या हो जाएगी, हैबियस कॉर्पस के द्वारा क्या हो जाएगी, उसको बॉडी दिखानी पड़ेगी। ठीक है। दृश्य में भी आपने देखा होगा, जब उनके वहाँ होटल में बैठे होते हैं कोई बुड्ढा और बुड्ढी, तो उसको यही समझा रहा होता है कि हैबियस कॉर्पस होता क्या है। और उससे क्या होगा कि कोर्ट के आदेश पे क्या होगा कि पुलिस ने उस इंसान को दिखाना ही पड़ेगा कि ये आदमी यहाँ पे ये है। ठीक है। टू हैव अ बॉडी ऑफ, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे आदमी को लाना पड़ेगा। ठीक है। प्रेजेंट फिजिकल बॉडी ऑफ डिटेन्ड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा। ठीक है। कभी कभार इशू आता है कि अब जो आपका दोषी है उसको पुलिस ने पकड़ा, लेकिन कहाँ ले गई हमको नहीं पता, तो उसके लिए क्या करती है कोर्ट में, आप हैबियस कॉर्पस लगाओगे तो पुलिस को उसको लाना ही पड़ेगा। इशू बाय कोर्ट टू पर्सन, स्टेट और अथॉरिटी। ये इशू करा जाता है कोर्ट के द्वारा किसी स्टेट के लिए या किसी अथॉरिटी के लिए। हु हैज़ डिटेनिंग अनदर पर्सन, जिसने क्या करी होगी, किसी पर्सन को डिटेन करने के लिए पकड़ा होगा। एंड नॉट प्रोड्यूस हिम बिफोर कोर्ट विद इन 24 आवर, और 24 आवर के बाद उसको प्रेजेंट नहीं किया हो। ठीक है। कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट नहीं किया होगा बिफोर 24 आवर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आप सबको, इशू अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ये प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी अगेंस्ट हो सकता है और अथॉरिटी के भी, पब्लिक अथॉरिटी के। ठीक है। नॉट इशू व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है। ये कब इशू नहीं होगा, जब ये डिटेंशन क्या होगा, लॉफुल के द्वारा, जैसे किसी को पकड़ा गया है, उसकी पूरी कार्रवाई हुई है। अगर इस तरीके से हो गया तो फिर ये हैबियस कॉर्पस का कोई मतलब नहीं होता, फिर तो पुलिस ने ही पकड़ा है, ये तो पता होता है ना। और दूसरा और क्या बोल रहा है, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट ने कहा है उसको पकड़ के ले जाओ तो उस चीज़ में हैबियस कॉर्पस नहीं लगेगा। एनीबडी कैन फाइल पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ डिटेनी। ठीक है। डिटेन्ड, आप जिस मुजरिम को पकड़ा गया है, ठीक है, कभी कभार ये काहे के लिए बनाया गया है, देखो कि पुलिस क्या है, अपनी पावर्स के अंदर है। नहीं तो पुलिस क्या आएगी, किसी को उठा के ले जाएगी घर से, ठीक है, और उसके बाद उसको गायब कर देगी। तो उसी चीज़ के लिए क्या है, हैबियस कॉर्पस है। उससे आप कह सकते हो कि हमें वो आदमी दिखाओ। ठीक है। तो ये चीज़ के अंदर बात है कि उस आदमी को क्या करना होगा, प्रेजेंट करना होगा कोर्ट के ऑर्डर पे। एप्लीकेशन इन प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑल्सो, और एप्लीकेबल इन प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑल्सो। ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन पे भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ चित्र से आप समझ गए होंगे, डायग्राम से जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, बहुत आसानी से पता चल गया होगा कि करना क्या है और हो क्या रहा है। उसके बाद क्या है, दूसरी रिट जो आती है वो आती है मैंडमस। मैंडमस क्या कहती है, पहले आप लेफ्ट क्या कहते हैं, देखो मीन वी कमांड, वो क्या कहती है, हम कमांड कर। ठीक है। कमांड की बात करती है, आपको मैंने ऊपर ही बताया था। इशू बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांडिंग द पब्लिक अथॉरिटी और ऑफिसर और लो कोर्ट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो ये क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कमांड किया जाता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या ऑफिसर के लिए या लोअर कोर्ट के लिए
टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, कि अपना काम करो आप, ठीक है। तो इसके लिए काम करो करने के लिए क्या करता है, अवेकिंग कॉल होता है कि आप अपना काम नहीं कर रहे, आप अपना काम सही से करिए। इसके लिए क्या करते हैं, मैंडेमस जारी होता है, किसी भी बड़ी हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट के लिए भी होता है, ठीक है। और किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए भी हो सकता है। कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के लिए नहीं होगा। तो ये किस किस के लिए नहीं होगा, कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, हाई कोर्ट के जजेस हो गया, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए होगा, कि प्राइवेट इंडिविजुअल से तो नहीं कह सकता ना कि कोर्ट काम करो। और व्हेन ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी, ठीक है, जब किसी की ड्यूटी है डिस्क्रिशनरी है तो उसके लिए भी ये नहीं लागू होता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम से समझो कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है काम करो, किसको कह रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कोई भी कह सकता है। टू द फॉलोइंग, किस किस को कह सकता है, टू परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हाई कोर्ट को कह सकता है, ठीक है। और किसको कह सकता है, पब्लिक ऑफिसर्स को कह सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तभी मैंडेमस में क्या होता है कि जब कोई काम नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा विभाग या कोई भी ऑफिसर काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंडेमस जारी कर सकते हो। उस मैंडेमस करोगे, अपील करोगे, पिटिशन कहाँ करोगे, कोर्ट में करोगे, तो वहाँ से वो क्या करता है कि उसको भेजेगा नोटिस की मैंडेमस के थ्रू, कि कमांड करेगा कि हायर अथॉरिटी कि आप अपना काम करो, ठीक है। अब देखो आता है रिट आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या कहता है, टू फॉरबिड, आपको बताया था मैंने। तो मीनिंग देखो, टू फॉरबिड, फॉरबिड करना, ठीक है। इशू बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुडिडिक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि अपने जुडिडिक्शन के अंदर ही काम करो, उससे बाहर निकल के काम करने की कोशिश मत करो, ठीक है। आपको डायग्राम देखो लेफ्ट हैंड साइड, उसमें दिखा रहा है कि अपनी औकात में काम करो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि चाहे वो किसके लिए करे, हाई कोर्ट के लिए कहे या फिर क्वासी जुडिशरी अथॉरिटी के लिए कहे, वो कहेगा अपनी ही औकात के अंदर काम करो। कहने का मतलब क्या है, जितनी तुम्हारी पावर है उसके अंदर काम करो, जितना तुम्हारा एरिया है डिसीजन लेने का उसी एरिया के अंदर काम करो, उससे बाहर निकल के काम मत करो। तो इसमें यही बता रहा, इशू बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुडिडिक्शन, ठीक है, उसकी जुडिक्शन से बाहर जाके काम मत करो। इट प्रिवेंटिव ओनली, ये क्या करता है, सिर्फ प्रिवेंट करता है कि तुम्हें उससे बाहर मत करो, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर हाई कोर्ट है कोई और वो डिसीजन कोई नेशनल लेवल पे दे रहा है, ठीक है, नेशनल लेवल का काम पे दे रहा है, तो उसको क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से बताएगा कि फॉरवर्ड करेगा, तुम प्रोहिबिशन करेगा और इस काम को मत करो कहेगा, ठीक है। इट प्रिवेंटिव ओनली, उसको मना करेगा। इशू ओनली अगेंस्ट जुडिशरी एंड क्वासी जुडिशरी अथॉरिटी, ठीक है। जुडिशरी मतलब क्या हो गया, हाई कोर्ट जो कि जुडिशरी बॉडी है, और क्वासी जुडिशरी होता है जो क्या होती है, आधी जुडिशरी बॉडी होती है, ठीक है, अर्ध जुडिशरी बॉडी आप कह सकते हो उनको। तो उसके लिए भी क्या कहते हैं, ये अप्लाई हो सकता है। जैसे कि नीचे दे रखा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, इनके पास भी राइट्स हैं किसी चीज़ के जजमेंट देने के, लेकिन ये क्या होता है, क्वासी बॉडी होते हैं जो कि बनाई गई होती है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ये सारी क्या हैं, क्वासी जुडिशरी अथॉरिटी हैं। तो इनके लिए भी क्या प्रोहिबिशन लागू होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिट है वो आता है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी क्या क्या आता है कि मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको सर्टिफाई करता है, टू बी सर्टिफाइड करता है और टू बी इन्फॉर्म करता है। इशू बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट आइदर टू ट्रांसफर द पेंडिंग केस और क्वासी द ऑर्डर ऑफ द लेटर। इशू ओनली अगेंस्ट जुडिशरी एंड क्वासी जुडिशरी अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑल्सो। इट प्रिवेंट एंड क्यूरेटिव इन नेचर। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो समझना, हाँ आप लोग सबसे पहले आप डायग्राम से समझो, आप इतना समझ चुके होंगे कि तुम्हारे बस की नहीं है, केस ऊपर ट्रांसफ़र करो। जब भी कोई ऐसा केस आता है जिसे जो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कि वो लोअर कोर्ट का बस की नहीं है, तो उसके लिए वो क्या कहता है कि इसको ऊपर भेजो। इससे पहले वाले केस में हम क्या पढ़ रहे थे, प्रोहिबिशन में। प्रोहिबिशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये प्रिवेंटिव होता है। प्रिवेंटिव कहने का मतलब सिर्फ केस को तुम मत करो कहता है, ठीक है। सर्टियोरेरी क्या कहता है कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये ऊपर भेजो। इसके लिए करता है टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाइड करता हूँ मैं करूँगा इसको, टू बी इन्फॉर्म्ड मुझे भेजो। तो इसमें क्या करता है, ट्रांसफर द पेंडिंग केस और क्वासी द ऑर्डर ऑफ द लेटर। उसका कहता है कि पेंडिंग केस जो है इनको ऊपर भेजो, तुम्हारी बस की नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा ऑर्डर दे रहा भी है तो उसको रोक दिया जाता है इसके द्वारा। तो ये यहाँ पे ये वही वाली बात कही गई है कि ये प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव इन नेचर है। तो इससे पहले वाला जो प्रोहिबिशन वाला था वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव इन
ओनली था ये, देखो इसकी लास्ट लाइन देखो, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव इन नेचर। ये सिर्फ रोक ही नहीं रहा है, रोकने के साथ साथ उसको उसका सॉल्यूशन भी बता रहा है कि तुम इसको ऊपर भेजो, इसका सॉल्यूशन मैं करूँगा। ठीक है, कोई भी ऐसा जो कि क्या होगा, हाई लेवल का होगा कह सकते हो आप, या क्या होगा ये तुम उसके बस से ऊपर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे काम मैंडमस ने क्या कहा था कि काम करो। उससे पहले क्या था, मुस्लिम हेबियस कॉर्पस कहता है कि मुस्लिम का शरीर लाओ, और प्रोहिबिशन कहता है तेरी औकात से मैं काम, अपनी औकात में काम करो। मतलब क्या है, वो तुमने हैवी केस पकड़ लिया है, उसको रोकता है। सर्टियोररी कहता है कि आपने हैवी केस पकड़ लिया है, उसको रोकता भी, और साथ साथ में क्या कहता है, उसको ऊपर ट्रांसफ़र भी कराता है। लास्ट जो आपका आ गया पांचवा रिट है जो है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो क्या कहता है, जिस हक से इस पद पे बैठे हो प्रूफ दो, किस हक से इस पद पे बैठे हो प्रूफ दो। तो प्रूफ मांगता है कि आप इस पोजीशन में किस कारण किस हक से बैठे हो। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ की बात करता है, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। तो जैसे आप पेटिशन डालोगे, कोई अगर किसी को सिलेक्ट किया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, पेटिशन डालोगे कि बाय व्हाट अथॉरिटी। तो तभी क्या करता है, इशू बाय कोर्ट टू इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। तो कोई भी इंसान पब्लिक ऑफिस में किस कारण बैठा है, तो इस चीज़ के लिए क्या करेगा, कोर्ट इशू जारी करता है। फिर कोर्ट इशू करेगा अपना, क्या जारी करेगा, क्यो वारंटो जारी करेगा। तो वो उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि हम किस हक से यहाँ बैठे हैं। कैन बी साउट बाई एनी इंटरेस्टेड पर्सन। इस चीज़ को कोई भी पेटिशन कर सकता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एंड नॉट नेसेसरी बाय द एग्रीव्ड पर्सन अनलाइक द प्रीवियस फोर रिट। ठीक है, तो ये उसी चीज़ की बात करी गई है, की बात करी गई है। कोई भी अगर किसी अथॉरिटी में बैठा है तो उससे आप पूछ सकते हो कि आप किस हक से बैठे हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, किस हक से इस पद पे बैठे हो का प्रूफ दो करके जारी करेंगे, तो वहाँ से उनको फिर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पाँचों रिट की हमने बात करी। अब आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा, जब हम हेवियस कॉर्पस कह रहे होंगे तो मतलब क्या होगा कि कोर्ट ने क्या जारी किया पब्लिक बॉडीज़ के लिए, पब्लिक अथॉरिटी के लिए, कि उस आदमी का शरीर लाया जाए। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैंडमस। मैंडमस में क्या कहा, वी कमांड, वो कमांड कर रहे हैं, क्या कमांड कर रहे हैं कि काम करो। काम करने के लिए वो क्या कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं। प्रोहिबिशन में कहता है कि टू प्रोहिबिट। ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रिवेंटिव नेचर है, किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तेरे बस के बाहर का है, तो इसको रोक दे। सर्टियोरिटी में कह रहा है कि वो तेरे बस का नहीं है, तो इसको रोक दे, और साथ साथ में इसको ट्रांसफ़र कर दे मेरे पास, टू बी इन्फॉर्म्ड। और क्यो वारंटो क्या कहता है, बाई व्हाट अथॉरिटी। तो ये पूछता है किसी भी पब्लिक सेक्टर में बैठा हुआ बंदे से कि आप किस अधिकार से यहाँ पे बैठे हैं, तो इस चीज़ की बात करता है। तो रिट के अंदर ये 5 रिटें आती हैं। इसके बाद आगे देखो, आर्टिकल 33 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 33 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। यहाँ पे बात करता है आर्म्ड फोर्सेज की। तो ये बात कर रहा था आर्टिकल 33 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज की बात करता है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और आर्टिकल 19 एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या कर रखा है, आर्टिकल 33 क्या कहता है, कोई भी आर्म्ड फोर्सेज हैं तो उनकी क्या कर दी हमने, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आपकी बात आपने पढ़ा था कि जो बात कर रहा था आपकी राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा था, जिसमें आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप गैदर कर सकते हो, आप यूनियन बना सकते हो, आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। ये चीज़ का जो आपको क्या देता है, अधिकार देता है, वो क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस का नहीं होता है। मैं तुम लोगों के खिलाफ रिट लगाऊंगा बोल रहा है, देखो नीचे उसमें डायग्राम में। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आप पढ़ते रहो। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है, देखो से पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्टेड टू और मॉडिफाई राइट ऑफ अ पब्लिक होल्डिंग सेंसिटिव पोजीशन। ये क्या है, सेंसिटिव पोजीशन है, जिनको हमने क्या करना है, मेंटेन रखना है। तो इस चीज़ों के लिए हमने क्या करा, इनके हमने राइट्स कम कर दिए, इनके राइट 19 आर्टिकल राइट्स को हटा दिया है। जिसमें कौन कौन लोग आते हैं, आर्म्ड फोर्सेस लोग आ गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई, पुलिस फोर्स आ गए, और इंटेलिजेंट ऑफिसर और एनालॉगस फोर्सेस आ गई। जो भी इसके अंदर आएंगी ये सारी फोर्सेस, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इनके लिए क्या होगा, आर्टिकल 19 क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी लॉ क्या बनेगा, पार्लियामेंट के द्वारा बना जाएगा अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि क्या है, नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला आ जाता है। क्योंकि अगर हम इनको अधिकार दे दें कुछ ऐसे आर्मी फोर्स वालों को, तो उसमें क्या होगा कि कल के दिन ये भी अपनी यूनियन बना दें, कल के दिन ये भी स्ट्राइक में बैठ जाएंगे। तो इस चीज़ का अधिकार इन लोगों को नहीं दिया जाता, जिससे क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी में फ़र्क पड़े। इसलिए कभी आपने देखा नहीं होगा कि आर्मी पर्सन या फिर पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स वाले ये कह देंगे कि हम तो धरने में जा रहे हैं, ठीक है, हम वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। ये चीज़ नहीं कर सकते, हम अपनी यूनियन बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है। नहीं तो कोई किसी को काम देगा तो वहाँ जाओ, कहेगा कि मेरा अधिकार है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मेरा राइट है, वो कहीं और पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमने ये चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं। और बट द अबव पीपल कैन यूज इट, आर्टिकल 32 फॉर लॉ मेड आउटसाइड। ठीक है, कोई भी लॉ जो आउटसाइड बने उसमें क्या लगा सकता है, आर्टिकल 32 मतलब रिट जारी करवा सकता है बाहर पे। ठीक है। जुडिशरी रिव्यू इज़ पॉसिबल इन कोर्ट मार्शल। जुडिशरी रिव्यू कब होगा, बाकी देखो जो आर्मी होती है उसके अंदर भी अपनी कोर्ट होती है जो क्या करती है, आपका सॉल्यूशन करती है, प्रॉब्लम रिजॉल्व करती है। लेकिन क्या है, जुडिशरी रिव्यू कब होगा, जुडिशरी रिव्यू कब पॉसिबल होगा, जब कोर्ट मार्शल होगा। किसी का अगर कोर्ट मार्शल हो गया तब वो क्या कर सकता है, आपका बाहर आके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जुडिशरी रिव्यू लगा सकता है और उस चीज़ को फर्स्ट से रिव्यू किया जाएगा। अब वो कोर्ट क्या क्या कहते हैं, वो डिसीजन क्या होगा, अब बाहर पे देखा जाएगा। आर्टिकल 34 क्या कहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 33 याद रखना कि आपका क्या करेगा, आर्मी से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं उनके राइट्स पे, उनकी बात करता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है, मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। अब यहाँ पे कहता है कि स्टॉप टेररिज्म विथ रेसिस्ट अफसर, आपने नाम सुना होगा आम, तो अफस्पा आपने नाम सुना ही होगा कि जैसे आप देखते हो कि कोई भी ऐसे एरिया हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करो या नॉर्थ ईस्ट की बात करो, तो वहाँ पे हमने क्या दे रखा है कि मिलिट्री को कुछ पावर, एक्सेसिव पावर दे रखी है जिससे क्या कर सके, वो डिफेंस कर सके नेशनल सिक्योरिटी के लिए। कि उसमें ये कह सकते हो कि किसी आर्मी ऑफिसर्स को कुछ राइट्स होते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं। तो इस चीज़ के लिए देखो लेफ्ट में आपको देख रहे हैं मणिपुर की ये थी, इनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक में रही थी, काफ़ी साल तक रही थी हंगर स्ट्राइक में। इनका सिर्फ जो लाइफ एक्सेस होती थी वो ग्लूकोज के थ्रू ही होती थी। तो इन्होंने इसी चीज़ के लिए करा था कि मिलिट्री की जो अफस्पा पावर थी उसको कम करने की वाली बात करी थी, तो इसको चैनलाइज करने की कोशिश करे थे। तो इस चीज़ में था। इसमें क्या कहता है, आर्टिकल 34 जो मार्शल लॉ लगाता है वो क्या कहता है, प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हेन द मार्शल लॉ इज इन फोर्स। किसी जगह पे अगर मार्शल लॉ लगा है तो उसके फंडामेंटल राइट वहाँ के क्या हो जाते हैं, लोगों के रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल वेयर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाई मिलिट्री अथॉरिटी, जहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी किसके द्वारा चलाया जाएगा, मिलिट्री अथॉरिटी के द्वारा चलाया जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट साइड को होता है। ये चीज़ें इसलिए लागू करी गई हैं, अगर सपोज करो कि अगर ये चीज़ नहीं हो ना, तो यहाँ पे केस ये अराइज हो जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी हम खतरे में है। लेकिन अगर वहाँ के लोगों के हिसाब से देखा जाए तो उनको ये लगता है कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। जैसे आर्टिकल 21 यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखाई भी है लेफ्ट साइड कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें जीने का अधिकार नहीं मिल रहा या हमें लिबर्टी नहीं मिल रही वाली बात ये लोग कहते हैं। इशू इन अ स्पेसिफिक एरिया, लेकिन हम कहते हैं कि हमने कहाँ इशू कर रखा है, स्पेसिफिक एरिया में कर रखा है, ड्यू टू वॉर, इन्वेशन, रिबेलियन, रायोट एक्सेट्रा। जहाँ पे रायोट होने की संभावना है, रिबेलियंस की संभावना है, इन्वेशन की संभावना है कि बॉर्डर क्रॉस करके कोई आ जाए, या वॉर होने की कंडीशन है, उस जगह हमने ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इट एम्पावर पार्लियामेंट टू टू एंडेमनिफी प्रोटेक्ट एनी पर्सन फॉर एक्ट डन बाय हिम विथ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो, पावर किसको देता है, पार्लियामेंट को देता है कि प्रोटेक्ट करेगा एनी पर्सन। ठीक है, प्रोटेक्ट एनी पर्सन फॉर एक्ट डन बाय हिम विथ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये राइट देता है, किसको देता है, कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगभग ये मान के चलो स्टेट गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं होता है, ये नेशनल के ही सेंटर के थ्रू ही चीज़ें अप्लाई होती हैं। सेकंड पॉइंट समझो आप, बोरो फ्रॉम ब्रिटेन, ये हमने ब्रिटेन से लिया गया है, बट मार्शल लॉ टर्म्स नॉट डिफाइन एनीवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने मार्शल लॉ को कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। मार्शल लॉ इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इमरजेंसी, और जो मार्शल लॉ है वो बिल्कुल ही अलग है किससे, नेशनल इमरजेंसी। जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो वहाँ क्या उस वक्त क्या होता है कि हम पूरे नेशनल में लगा रहे होते हैं, और ये क्या मार्शल लॉ हमने क्या लगा रखा है, पर्टिकुलर प्लेस में कह सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेट में हम इसको लगा सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, सारी अथॉरिटी जो है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, मार्शल लॉ कह रहा है कि जो सारी अथॉरिटी है वो कौन संभालेगा, वो संभालेगी पूरा सारी अथॉरिटी, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, सब आर्मी ही संभालेगी, और उनके हिसाब से चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी बार जो बात कही जाती है कि अफस्पा जो मिलिट्री को दे रखा है वो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन करता है या उनके राइट्स का वॉल्यूशन करता है, इस चीज़ का काफ़ी बार पॉइंट उठता है। लेकिन ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने बॉर्डर प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, इसलिए हमने क्या कहते हैं आर्मी वालों को पावर भी दे रखी है।
इसके अंदर बस ये मान के चलो कि इसके अंदर ये होता है कि कोई भी इंसान को क्या कहते हैं, किसी भी वक्त आर्मी वाले रोक सकते हैं, उसका चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसके तलाशी ले सकते हैं, और अगर वो ऑर्डर नहीं मानेगा तो तीसरी वार्निंग के बाद या ऐसे कुछ में उनको गोली भी मार सकते हैं। ये अथॉरिटी होती है। तो इसी चीज़ की बात करी गई है यहाँ पे। हमने पावर किसको दे रखी है, आर्मी को दे रखी है, इसलिए लोग इसके अगेंस्ट भी रहते हैं, इन एरिया के लोग, ठीक है। आर्टिकल 35 क्या कहता है, ओनली पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ ऑन फंडामेंटल राइट्स। किसके पास है, ओनली पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक अ लॉ ऑन फंडामेंट टू सॉरी ओनली पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ ऑन फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स में बनाने के लिए पावर किसके पास है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। पार्लियामेंट एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। तो किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास है, सेंटर के पास पावर है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। पार्लियामेंट एंड नॉट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे समझो क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो पार्लियामेंट एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द पावर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर वॉल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉल्यूशन होता है तो उसके लिए भी जो पनिशमेंट दी जाती है वो भी किस द्वारा दी जाएगी, पार्लियामेंट के द्वारा ही दी जाएगी। तो इसी चीज़ की बात करी गई है यहाँ पे, और कुछ ऐसा नया नहीं है। बाकी आप ये पॉइंट पढ़ सकते हो कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आर्टिकल 16 की बात है, इम्पावरिंग द कोर्ट देन द सुप्रीम कोर्ट टू इशू इट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टार्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो आज हम इससे पहले इसको ही कंप्लीट कर दिया है हमने। आज हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक थे, और हमारे आज हम 35 में पहुंच गए हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके अंदर इन चीज़ों को दोबारा देखना तो आपको समझ में बहुत बेटर तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करना, जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल होगा इन चीज़ों को समझना। इसके नीचे देखो लिखा कुछ नहीं गया है, वही बताया गया है कि सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर आती हैं, पार्लियामेंट के अंदर आती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और सारी चीज़ों से रिगार्डिंग पनिशमेंट भी किसके अंदर आती हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही आती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ही हैं। इन सारी चीज़ें टॉपिक को आप अच्छे से पकड़ना और आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें टफ, बाकी समझते रहना। आपको इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर से समझाया जा रहा है तो ऐसा कोई टफ नहीं है आपके लिए समझना। ओके, फिर अपना ध्यान रखना और लेक्चर को देखते रहना। धन्यवाद।